नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। पंजाब में अकाली दल और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, 50 से ज्यादा नेता कांग्रेस में शामिल। अमरिंदर सिंह ने कहा, चुनाव के 6 महीने पहले करेंगे उम्मीदवारों का ऐलान। मध्य प्रदेश निकाय चुनावों में बीजेपी को करारी शिकस्त, 8 में से महज 3 पर ही जीत हासिल, 5 पर कांग्रेस का कब्जा। 37 साल बाद सीपीएम का महाधिवेशन, कोलकाता में संगठन और भावी रणनीति पर होगी चर्चा। पार्टी ने दिए कांग्रेस से गठबंधन के संकेत। हिरासत में आईएसआईएस के 3 संदिग्ध समर्थक, नागपुर हवाई अड्डे से एटीएस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। ठंड से ठिठुरा उत्तर भारत, लेह और करगिल में मौसम का सबसे कम तापमान, हरियाणा के नारनौल में 1.5 तक पहुंचा पारा। और आइए देखते हैं पहली खबर। पंजाब में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष पद संभालने के बाद ही दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। आज आम आदमी पार्टी के 21 नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए, वहीं शिरोमणि अकाली दल से जुड़े 34 नेता भी कांग्रेस में शामिल हुए। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह की शुरुआत, या मैं कहूं कि दलबदल की शुरुआत एक तौर पर अहम है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले संगरूर में कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब कांग्रेस प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी में शनिवार को आम आदमी पार्टी के 21 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं एसजीपीसी सदस्य इंद्रमोहन समेत शिरोमणि अकाली दल के 2 दर्जन से ज्यादा नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस बार पार्टी 6 महीने पहले ही अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी। कांग्रेस किस तरह से फायदा देगी? देखो, जितने वोटर, डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में स्ट्रेंथ है ना, तो जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जितनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसमें जीतने के चांसेस और हो जाएंगे पार्टी से। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा के आम आदमी पार्टी में शामिल होने को उनका निजी फैसला बताया। लाल सिंह जी ने सही तरीके से कहा कि 3 बार हार गया, he has lost from Palath and he feels that his chances of winning आम आदमी के साथ उसके चांसेस ज़्यादा होंगे, शायद इसलिए चला गया। It's only self motivation, nothing else. I don't think ideology से उनके साथ। शुक्रवार को चंडीगढ़ में खैरा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। हाल ही में कांग्रेस ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई बदलाव किए हैं। प्रताप सिंह बाजवा को हटाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब कांग्रेस का प्रमुख बनाया गया है। वहीं पार्टी संगठन में कई और बदलाव किए गए हैं। वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी को पार्टी की प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को अभियान समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पंजाब के सियासत पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीटीसी के न्यूज हेड ब्रिजमोहन इस वक्त मौजूद हैं। ब्रिज, स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूंगा कि क्या ये कहा जाए कि भले ही अभी वक्त हो पंजाब में चुनाव को लेकर, लेकिन जो दलबदल की शुरुआत हो जाती है वही संकेत दे देता है कि अब चुनाव नजदीक आ गए हों, और उसकी एक तरीके से शुरुआत पहले कांग्रेस के एक पूर्व विधायक शामिल होते हैं आप में, और अब एसआईडी से और आपसे कई नेता जो है कांग्रेस में। देखिए, चुनाव अभियान की शुरुआत तो लगभग 1 महीने पहले ही हो चुकी है। जिस तरह की रैलियां हम देख रहे हैं पंजाब में हो रही है, अभी 1 सवा साल का वक्त बाकी है। मार्च में चुनाव होना है पंजाब के लिए, पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन उसके पहले जिस तरह की यहाँ गतिविधियां हम देख रहे हैं, गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं पंजाब में। अकाली दल ने 6 रैलियां की है पूरे पंजाब में, अगर तीनों इलाकों को देखें, माझा में, दोआबा में और मालवा में। उसके अलावा कांग्रेस कि जब से प्रधान बने हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उस वजह से कांग्रेस के अंदर में जो एक्टिविटीज है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो कह सकते हैं कि तीनों जो पार्टियां हैं उसमें सरगर्मियां काफी देखने को मिल रही है। और ब्रिज,
संगरूर से जहां पर ये मैं कहूं कि कई सारे नेता शामिल हुए हैं कांग्रेस में, क्या ये कहा जाए कि आम आदमी पार्टी इस वक्त एक बड़े फोकस के तौर पर दिख रही है, चाहे पर वहां पर स्थानीय पार्टी हो, बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस, यानी कि वहां के कार्यकर्ता या फिर नेताओं को तोड़ने की कवायद या अपनी पार्टी में शामिल करने की रस्म? देखिए, पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था वहीं से ये साफ हो गया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी एक तीसरी शक्ति के तौर पे उभर चुकी है और उसकी जो महत्ता है आम आदमी पार्टी की, उसको कम करके आप आंक नहीं सकते। हालांकि पिछले एक साल में जो हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के अंदर में, उसमें काफी सारे लीडर्स छोड़ के गए हैं। 4 सांसद हैं आम आदमि पार्टी के, उसमें से 2 निलंबित किए जा चुके हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर में जो कलह है, अंतर कलह है, वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो इस वजह और इसको रोक पाने में अरविंद केजरीवाल काफी हद तक सफल नहीं हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए यह होने वाली है कि अंतर कलह को कैसे रोकेंगे। पार्टी के जो नेता हैं एक दूसरे की टांग खिंचाई में पहले से लगे हुए हैं, तो इस चीज को नहीं रोक पाना शायद मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। और उसके ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी बनने के बाद और जिस तरीके से वहां से लोकसभा चुनाव में सफलता मिली, ऐसा माना जा रहा था, ऐसा देख रहा था कि विधानसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और एक बड़ा वहां पर उसके लिए उपजाऊ जमीन दिख रही थी। लेकिन वाकई ये असफलता कही जाएगी राजनीतिक नेतृत्व की कि वहां पर उन्हें संभाल नहीं पा रहे हैं और एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। देखिए, शुरुआती लेवल पे जो एक पूरे पंजाब में जो उन्होंने होप क्रिएट किया हुआ था कि अकाली दल और कांग्रेस का एक विकल्प बन जाएगी आम आदमी पार्टी, तो उसको काफी हद तक धक्का लगा है। जिस तरह की दिल्ली में हम देख रहे हैं कि जिस तरह की सरकार चल रही है, तो अब मीडिया का जमाना है, तो हर चीज जो दिल्ली में हो रही है, सारी खबरें पंजाब भी पहुंच रही हैं कि यहाँ सरकार किस तरह से चल रही है। बीजेपी और जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस वजह से काफी दिल्ली सफर कर रही है। तो लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर एक पार्टी के साथ मिलकर छोटा सा स्टेट है, सिटी स्टेट है दिल्ली, उसको आप नहीं चला पा रहे हैं, तो पंजाब के लोग किस हद तक आपके ऊपर विश्वास करेंगे, यकीन करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है पंजाब के लोगों के लिए। जी, और भाई कांग्रेस के अगर लिहाज से देखा जाए तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके की रणनीति दिख रही है कैप्टन साहब की और शुरुआत जिस तरीके से की है, वो क्या कुछ संकेत आपको देती दिख रही है? क्योंकि लंबे अरसे से आप पंजाब को देख रहे हैं, वहाँ के तमाम दलों को बहुत करीब से पहचान रहे हैं कि असल में किस तरीके की रणनीति हर चुनाव में दल बदलते रहे हैं। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह के आने के बाद से जो डिसाइसिव एक फेस है कांग्रेस पार्टी को मिल चुका है। कल सुखपाल खेरा पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी छोड़ के जब वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, तो लगा कि बहुत बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर के आने के बाद से कल ही आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है उसमें बहुत बड़ा कमबैक किया है। एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने जगमीत बराड़ पार्टी से रूठे हुए थे काफी समय से, उसको उनको लेकर पार्टी के मंच पे आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आते, और एक बदलाव बहुत बड़े कैप्टन के स्टाइल में मुझे यह दिख रही है कि वो लोगों से माफी भी मांग रहे हैं। पिछले दिनों जो रैली हुई बठिंडा में कांग्रेस पार्टी की, तो उसमें जगमीत बराड़ को नहीं बुलाया गया था, तो उन्होंने कहा कि आई एम रियली सॉरी कि आपको उस रैली में नहीं बुलाया गया। तो मुझे लगता है कि कैप्टन भी कुछ बदले अंदाज में दिख रहे हैं। उनका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, पहले जो एक राजशाही अंदाज में काम करते थे, लोगों से पूछते नहीं थे, लेकिन इस बार थोड़ा बदला हुआ लग रहा है कि अगर उनको भी पंजाब में सर्वाइव करना और लीड करना है, पार्टी को लीड दिलानी है, तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये बात को शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बार अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो क्या ब्रिज ये माना जाए कि अगर पंजाब में कांग्रेस की जो कम से कम 3 खेमे साफ तौर पर दिखते हैं, अगर वो मिलते हैं तो एक बड़ी फोर्स, एक बड़ी ताकत कांग्रेस बन सकती है, और उसी दिशा में शायद कांग्रेस नेतृत्व चाहता है और कैप्टन साहब उसी, मैं कहूं कि एक प्रयास को करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। देखिए, थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं कि पंजाब की जो राजनीति रही है वो 2 पक्षी रही है। एक तो अकाली दल बीजेपी कंबाइन है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी रही है। तीसरी फोर्स आम आदमी पार्टी पंजाब में जाने के बाद से बेचैनी दोनों ही तरफ थी, अकाली दल की तरफ भी बेचैनी थी और थोड़ी कांग्रेस पार्टी की तरफ भी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और अकाली दल दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है कि अगर दोनों अपनी जो एक पारंपरिक उनकी जो जगह है उसको अगर मजबूत करने में सफल होते हैं, मुझे लगता है कि कैप्टन के आने के बाद से काफी हद तक कांग्रेस होगी भी। तो निश्चित तौर पे जो इनिशियल बढ़त दिखाई दे रहा था आम आदमी पार्टी के लिए, वो मुझे फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो एक यूफोरिया आम आदमी पार्टी के आने के बाद से बनी थी पंजाब में,
शायद लोगों को थोड़ा सा सबक मिल रहा है, लोगों को भी मैसेज मिल रहा है कि जो पारंपरिक पार्टियां हैं जो पंजाब चला रही हैं, शायद वहां से नई पार्टी को चांस देना, मुझे लगता है कि पंजाब के लोगों के लिए भी 1 साल का वक्त बचा हुआ है। पंजाब के लोग सोचेंगे इस बात को। और क्या ब्रिज, वाकई यूथ का जो अट्रैक्शन था आम आदमी पार्टी को लेकर, वो आपको लगता है कि धीरे धीरे उतर रहा है, वो धीरे धीरे दूर होते दिख रहे हैं पार्टी से अब? देखिए, यूथ की बात करें तो यूथ सोशल मीडिया पे और बाकी सोशल साइट्स पे काफी चर्चा रहती है। अरविंद केजरीवाल की एक ऑल्टरनेटिव राजनीति देने की बात करते हैं वो। तो युवाओं में तो एक बदलाव की प्रवृत्ति हमेशा रहती है। वो ये कहते हैं, एक पंजाब में एक बहुत जो पक्ष है वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को भी आजमाया है, उन्होंने अकाली दल को भी आजमाया, तो शायद उनको आम आदमी पार्टी को चांस देना चाहिए। लेकिन जिस तरह का कलह देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर में, और जिस तरह का आचरण भी पिछले दिनों देखा हमने, भगवंत मान की चर्चा हुई काफी, तो उसको लेकर लोग बहुत सीरियसली, जो गंभीर लोग हैं वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सत्ता दी जाए जिनको सत्ता का अनुभव है। लेकिन युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि नई पार्टी को चांस दिया जाए। शायद ब्रजमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब की इस राजनीतिक हलचल पर हमारे साथ जोड़ने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा अंतर्राष्ट्रीय दबाव का नतीजा है। सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। उधर अमेरिका, चीन और संयुक्त राष्ट्र ने नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की मुलाकात का स्वागत किया है। कांग्रेस ने सरकार की पाकिस्तान नीति को भटका हुआ बताया है। पार्टी नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत के लिए जो शर्तें रखी गई थीं, उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई है। कि इन 3-4 महीनों में मोदी जी मिले हैं रूस के पुतिन से, अमेरिका के ओबामा से, ब्रिटेन के कैमरॉन से और फ्रांस के होलैंड से, और इन सब लोगों ने उनको कहा होगा कि हम आपको क्या मदद दे सकते हैं, जबकि आप खुद पाकिस्तान के साथ बात नहीं करते हो। तो इस प्रकार का दबाव बनाया गया और नतीजा ये कि इन्होंने तय किया कि हम बात करेंगे। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस के आरोपों को संकीर्ण सोच का परिणाम बताया। सारे विश्व ने इसको सराहा है और इतना सहज भाव से दोस्ती का पुल बांधना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये लंबे समय तक देश के काम आएगा। और ऐसे में कांग्रेस की टिप्पणी बहुत ही यानी छोटी संकीर्ण सोच का परिचय है, और इसलिए देश भर में किसी ने कांग्रेस की सोच को रिपीट नहीं किया। उधर अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बेहतर रिश्तों का पूरे दक्षिण एशिया को लाभ मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने उम्मीद जताई कि रिश्तों में नई गर्मजोशी जारी रहेगी। अफगानिस्तान से लौटते वक्त शुक्रवार को प्रधानमंत्री लाहौर में नवाज शरीफ से मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीपीएम का विशेष महाधिवेशन या प्लेनम रविवार से कोलकाता में शुरू होगा, जिसमें पार्टी के संगठन और राजनीतिक लाइन पर चर्चा होगी। जरूरत पड़ने पर सीपीएम ने कांग्रेस से भी गठबंधन के संकेत दिए हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में रविवार को होने वाली सीपीएम की रैली की तैयारियां जारी हैं। रैली के साथ पार्टी का विशेष महाधिवेशन शुरू हो जाएगा और इसमें पार्टी संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। How do we strengthen our organizations? What are the new methods that we'll have to employ? How do we reach out to the vast mass of Indian people, irrespective of their religion? These are the concrete issues that we will be discussing in the plenum and taking the appropriate decisions. महाधिवेशन में पार्टी नेतृत्व की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने पर भी बात होगी। सीपीएम की भावी राजनीतिक लाइन भी इसी महाधिवेशन में तय होनी है। पार्टी के अखबार में लिखे लेख में सीताराम येचुरी ने लचीली राजनीतिक लाइन को वक्त की जरूरत बताया। पार्टी महासचिव के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस के उभार से निपटना सबसे बड़ी चुनौती है। On the basis of strengthening left unity, to move towards forging a unity of left and democratic forces. As an alternative to the current policies being pursued by the ruling class parties like the Congress and the BJP.
37 साल बाद सीपीएम इस तरह का महाधिवेशन कर रही है। इससे पहले ये कवायद सल्किया में 1978 में हुई थी। अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसे अहम माना जा रहा है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, कोलकाता। मध्य प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी को झटका लगा है, वहीं कांग्रेस ने शानदार सफलता हासिल की है। पार्टी को 5 निकायों में जीत मिली है। कांग्रेस ने शाजापुर नगरपालिका परिषद और धामनोद, ओरछा, भेड़ाघाट और मजोली में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। बीजेपी के महज 3 निकायों में जीत मिली है। बीजेपी को सीहोर, मंदसौर और शाहगंज में जीत मिली और इनके लिए 22 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। और पिछले दिनों कांग्रेस ने झाबुआ रतलाम संसदीय उपचुनाव में भी जीत हासिल की थी। पार्टी ने सीट बीजेपी से छीनी थी। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश से पतन और कांग्रेस के अरुणोदय का प्रतीक है, मगर गर्व की इस अभिव्यक्ति में हम संकल्प और शपथ को भी खोज चुके हैं। हैदराबाद के 3 युवकों को एटीएस ने आईएस से संबंध होने के शक में आज नागपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। इन्हें तेलंगाना पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस के संयुक्त ऑपरेशन में पकड़ा गया। पीटीआई ने आतंकवाद निरोधी दस्ते के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि ये युवक श्रीनगर जाने की योजना बना रहे थे। महाराष्ट्र एटीएस ने तीनों लड़कों को तेलंगाना एटीएस को सौंप दिया है। सऊदी अरब से छुड़ाए गए 3 भारतीय कामगार शनिवार तड़के केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम पहुंच गए। इन युवकों के मुताबिक उन्हें यमन में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर नौकरी दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें सऊदी अरब में जबरदस्ती एक ईंट भट्ठे में काम करवाया गया। इन लोगों के साथ मालिक ने मारपीट भी की थी। सोशल मीडिया पर इनका वीडियो वायरल होने के बाद इन्हें बचाने की मुहिम शुरू हुई और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मसले को सऊदी अरब के सामने उठाया था। पहाड़ों से लेकर पूरे उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल हैं। लेह में तापमान -10.2 डिग्री तक पहुंच चुका है, तो हरियाणा का नारनौल सबसे ठंडा इलाका रहा। कोहरे के चलते सड़क, हवाई और ट्रेन यातायात पर भी असर पड़ा है। कहीं अलाव का सहारा तो कहीं चाय की चुस्कियां। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लोग ठंड का कुछ इसी तरह मुकाबला कर रहे हैं। शिमला में जहां 1 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने से ठंड बढ़ी है, वहीं घाटी में भी पारा लगातार कम होता जा रहा है। लेह में तापमान -10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं श्रीनगर में -3.2 डिग्री सेल्सियस और पहलगाम में 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मैदानी इलाकों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, तो वहीं राजस्थान के चूरू में 1.7 और माउंट आबू में 3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हरियाणा के नारनौल में भी ठंड ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। यहां न्यूनतम तापमान 1.5 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि हिसार 3.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ कांप रहा है। बात अगर पंजाब की करें तो अमृतसर में 3.2 डिग्री और चंडीगढ़ में 5.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। कोहरे की वजह से उत्तर पूर्व भारत में कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इससे मुसाफिरों को भी खासी परेशानी हो रही है। सभी ट्रेनें यहाँ पे लेट आ रही हैं, तो मान लीजिए हमको क्लास करना है, इंटरव्यू देने जाना है या दवा कराने जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, तो वहाँ पे मतलब 6-7 घंटा ट्रेन लेट आ रही है, तो बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। हालांकि दिन में धूप के निकलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन ठंडी हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिनों में बारिश हो सकती है, जो ठंड को और बढ़ा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इराकी सुरक्षा बलों ने रमादी के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अमेरिकी नेतृत्व में गठबंधन सेना के हवाई हमलों से भी सेना को मदद मिल रही है। रमादी में सेना का आगे बढ़ना आईएस आतंकियों के लिए एक बड़ा झटका है। इराक के रमादी में सुरक्षा बलों और आईएस के बीच लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। इराकी सेना ने रमादी को 3 तरफ से घेर दिया है।
वहीं अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के हवाई हमलों से भी इराकी सुरक्षा बलों को काफी मदद मिल रही है। تقدمت قطاعاتنا باتجاه منطقة الحميرة ثم مركز المدينة اللي هو مفتاح تحرير مدينة الرمادي بالكامل من 3 اتجاهات، هو حي الأرامل وحي الضباط अनबार प्रांत की राजधानी रमादी पर इस साल मई में आतंकियों ने कब्जा कर लिया था। राजधानी बगदाद से 100 किलोमीटर दूर इस शहर पर कब्जे के लिए सेना ने नवंबर में अभियान शुरू किया था। रमादी पर सेना का कब्जा आईएस के खिलाफ बड़ी सफलता होगी। इराकी सुरक्षा बलों के मुताबिक रमादी में जीत के बाद सेना देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल में आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात आपकी आवाज की। और आपकी आवाज में आज का वीडियो मिला है हमें उत्तर प्रदेश से, जिसे भेजा है विनोद कुमार तिवारी ने। इलाके के लोगों की सहूलियत के लिए सरकारी योजनाओं में हो रही देरी की वजह से उन्होंने इस वीडियो को तैयार किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम विनोद कुमार तिवारी है। मैं यहीं के काफ़ी दूर, थोड़ी बगल ही दूर का रहने वाला हूं, जो कि मिल्कीपुर क्षेत्र में ये 100 शैय्या अस्पताल बनाने का निर्माण चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, जो कि आज भी अधूरा है। हमारा अनुमान है कि लगभग ये 12 वर्षों से आज के दिन तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। लोगों को, यहाँ के क्षेत्र के, मिल्कीपुर के क्षेत्र के लोगों को काफ़ी घंटों का सफ़र करके, जो कि फैजाबाद जाना पड़ता है इलाज के लिए। रास्ते में किसी न किसी प्रकार की दिक्कतें हो जाती हैं लोगों को, जो कि रिस्क हो जाते हैं। वहाँ जिला अस्पताल फैजाबाद में उनको एडमिट करने के लिए भी दिक्कतें होती हैं, जिससे उनके ऊपर काफ़ी कठिनाइयाँ और जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द इसका निर्माण हो और यहाँ के क्षेत्र के लोगों को, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं दूर हो जाए। मिल्कीपुर तहसील के कुमारगंज में उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा अस्पताल बनवा रही है, जिसका काम पिछले कई वर्षों से चल रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर न तो सरकार सजग है और न ही अधिकारी। इसके चलते मरीजों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये फैजाबाद जिले के मिल्कीपुर तहसील का सरकारी अस्पताल है। वैसे तो इस अस्पताल में इस वक्त मरीजों की भीड़ दिखनी चाहिए थी, लेकिन ये अभी भी अपने पूरे होने का इंतजार कर रहा है। मिल्कीपुर तहसील की बदहाली की कहानी जानने के लिए हमें 1 दशक पीछे चलना होगा। इस बोर्ड को देखिए, इसमें अस्पताल के निर्माण की तारीख 2009 लिखी हुई है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये साल इसके पूरा होने का साल था। दरअसल सरकार ने 2006 में ही इसकी नींव रखने की घोषणा की थी। वादा ये भी किया गया कि 3 साल के भीतर यानी 2009 तक ये लोगों को सौंप दिया जाएगा, लेकिन नींव रखने में 3 साल की देरी हुई तो इसकी लागत भी 2 गुनी हो गई। इस अस्पताल को जहां पहले 9.5 करोड़ में बनना था, वहीं अब इसकी लागत 20 करोड़ पार कर गई है। बावजूद इसके अस्पताल के पूरा होने के आसार नहीं दिख रहे। अस्पताल जब से आया हुआ, अगर सरकार पैसे दे दी होती, अब तक कब से बन के कंप्लीट हो गया होता, चालू हो गया होता। ये पेपर में जो निकलता है कि सरकार के पास बजट नहीं है, बजट आता नहीं है, बजट कब आता है कब खत्म हो जाता है, किसको इस चीज को किसको मालूम नहीं। मिल्कीपुर की जनता पिछले 10 साल से 100 बेड के इस अस्पताल का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वजह ये कि यहाँ एक भी अस्पताल नहीं है। सरकारी वादों और इरादों के बीच की दूरी यहाँ के लोगों का सब्र तोड़ रही है। क्षेत्रवासी यहाँ पे काफी दुखी हैं। हॉस्पिटल न चल जाने से लोग यहाँ के बजाय फैजाबाद जा रहे हैं। अगर यहाँ पास का चल जाएगा, यहाँ 20-25 किलोमीटर में कोई सरकारी हॉस्पिटल इस तरह का नहीं है जिसमें सुविधाएं लोगों को मिल सकें। ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में हुई देरी पर आवाज नहीं उठाई गई, फाइलें नहीं घुमाई गईं, लेकिन प्रशासन अभी भी ठोस जवाब देने को तैयार नहीं। सरकारी संस्था जो भी है,
तो वो निर्माण कार्य शुरू करने जा रही है और ऑलरेडी काफ़ी 80-85% बन चुका है और इनको जल्दी ही ये कार्य कंप्लीट कर लेंगे। एक तरफ जहां सेहत के बढ़ते बाजार और निजी अस्पतालों की मनमानी पर चिंता जताई जा रही है, वहीं ऐसे प्रयासों का यूं धूल फेंकना सरकारी कोशिशों की गंभीरता पर ही सवाल खड़े कर देता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी समस्या या फिर खबर है तो आप भी बनिए सिटीजन रिपोर्टर और भेजिए अपनी रिपोर्ट। हमारा पता है आपकी आवाज़ @rstv.nic.in। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।